हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन नेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, डेली रात्रि 8 बजे हम लोग बिहार डीएलएड के लिए लाइव क्लासेस देख रहे हैं और इससे पहले हमने 13 क्लास लिए हैं और ये 14वां क्लास है जिसमें हम लोग सिर्फ जीके और जीएस के ही क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगा 15 क्लास होने के बाद उसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कमेंट देखने को उम्मीद है कि सर हिंदी और इंग्लिश का भी क्लास लीजिए। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आखिर कितने क्वेश्चन के आपने राइट आंसर दिए हुए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट यहाँ से याद रखने की जरूरत है कि 2011 की जो जनगणना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, इसी तरह से जनगणना से संबंधित खासकर 2011 का जनगणना जो कि पिछली बार हुआ था, जनगणना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि पूछा गया कि 2011 जनगणना के अनुसार मुसलमानों के कुल जो प्रतिशत था वो कितना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि 14.2% ये मुसलमानों की संख्या थी जो कि 2011 में। ठीक है, साथ ही यहाँ से बहुत सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं कि हिंदुओं की संख्या कितनी है प्रतिशत वाई, ईसाइयों की संख्या कितनी है, सिख धर्म की संख्या कितनी है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि आपको पढ़ लेना होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2011 जनगणना के अनुसार जो हिंदुओं की संख्या है वो आपको 79 से लेकर 80% के आसपास है। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे 2011 जनगणना संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, किस घरेलू कचरे में रिसाइकलिंग यानी कि पुनः चक्रण की एक उत्कृष्ट संभावना है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज है इसको समझना बहुत सारे कैंडिडेट के लिए कठिन हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। घरेलू कचरे में रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण की एक उत्कृष्ट संभावना है सब्जी की छिलके, धातु, रबर या फिर प्लास्टिक। ठीक है, इसको ऑप्शन के अनुसार बहुत ही आसानी से आप छाट सकते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सब्जी के छिलके, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से हवा की नमी किससे मापा जाता है, ये आपको बताना है। यानी कि जो हवा मापने की जो यंत्र है किससे मापा जाता है, ये आपको बताना है। यंत्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे क्या मापा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हवा की नमी की बात की गई है, तो हवा की नमी जो मापा जाता है ये आपको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यही हाइड्रोमीटर हो जाता तो ये आपको अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। इन दोनों डिफरेंट को याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर जब हो जाएगा तो अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, और जो हाइग्रोमीटर होता है इससे हवा की नमी मापा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि आखिर किससे क्या मापा जाता है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पे थर्मामीटर दिया गया है, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है आप सभी कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए। तो जो थर्मामीटर से शरीर का तापमान भी मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, किस IUCN दस्तावेज में वनस्पति और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है, ये आपको बताना है। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है। बहुत सारे कैंडिडेट अगर इसके डिटेल यानी कि सब्जेक्टिव वाले सब्जेक्ट को टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। लाल सूची, नीली सूची, उनको लगेगा कि ये क्या है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है कि किस सूची में किसको रखा गया है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि लुप्त प्राय प्रजातियों को किस सूची में दी जाती है या फिर रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लाल सूची, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको इस क्वेश्चन से बहुत पॉइंट ये आपको याद होनी चाहिए कि जो आपको IUCN है इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए। जो कि ये
लाल सूची है 1969 ईस्वी में प्रकाशित की जा 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, जो कि आप सभी कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाएं किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, देखिए संविधान संशोधन बताना है। और आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि 73वां और 74वां संशोधन के द्वारा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और कमेंट देखने को मिलते रहते हैं। इस तरह की अगर आप किस बुक से पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक ले, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इस बुक पे आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये संपूर्ण गाइड बुक है, जो कि नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि 120 क्वेश्चन इस बार आपको 2023 में लागू किया गया है, उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही संपूर्ण गाइड के साथ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट होती रहेगी। ठीक है, इन दोनों बुकों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ से देखिए मैदान के नाम यानी कि घास के मैदान बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस जगह पर घास के मैदान को क्या कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि जो दक्षिण अफ्रीका शीतोष्ण घास के मैदान है, इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, डाउन्स, प्रेरी, पंपास या फिर वेटलैंड्स। फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना जो राइट आंसर है वो शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको इजी लग सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि हो जाएगा वेटलैंड्स। जो दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है, इसे हम वेटलैंड्स के नाम से जानते हैं। वहीं हम लोग बात करें जो डाउन्स है, कहाँ के घास का मैदान का नाम है, ये ऑस्ट्रेलिया का घास के मैदान का नाम है। साथ ही जो पंपास है, ये कहाँ की घास का मैदान है, तो ये आपको अर्जेंटीना के घास के मैदान का नाम है। साथ ही जो प्रेरी है, जो ये उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। तो ऐसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाम, तो आप इन सारे पॉइंटों को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, सिंगाकृत मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपको बताना है। खजुराहो, हम्पी, सोमनाथ या फिर मीनाक्षी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा खजुराहो। और खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए। तो ये जो मंदिर है ये आपको चंदेल शासकों के द्वारा बनाई गई थी, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आप सभी कैंडिडेट को ये पॉइंट भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था, ये आपको बताना है। तो ये पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि आप सभी कैंडिडेट जानते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो सकता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई प्राप्त हुआ, यानी कि जो आपको जीआई टैग है उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपको दार्जिलिंग का चाय है, इसे पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ था, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही अभी 2022 और 23 में जीआई टैग दिए गए हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पूछा गया था, तभी जो 2022 और 23 में जीआई टैग दिए गए हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किस व्यापक का रूप ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। देखिए क्वेश्चन इजी है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज में आपको बढ़ा चढ़ा कर इसमें लिख दिया गया है। सिंपली से आपको यही बताना है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो ये हो जाएगा मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH4, आप सभी कैंडिडेट जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोगैस के नाम से भी जानते हैं, या फिर मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, डबल फॉल्ट शब्द
प्रयोग किस खेल में किया जाता है ये आपको बताना है। तो जो आपको डबल फॉल्ट का प्रयोग है ये टेनिस में किया जाता है। और बहुत सारा यहाँ पे जो शब्द से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे वो शब्द होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, कौन सा शब्द किसके संबंधित है इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा, उदारीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण या फिर वैश्वीकरण। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो देशों के बीच तेजी से एकीकरण को हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो इसे हम लोग वैश्वीकरण के रूप में जानते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, किसी ही देश में जीवन स्तर शैली को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड है, तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। यानी किसी भी देश की अगर आपको जीवन स्तर मापना है, दर्शाना है, तो जो प्रति व्यक्ति आय है उसके अनुसार ये आप पता लगा सकते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है ये आपको बताना है। यानी किस देश में जो किंग खालिद एयरपोर्ट है ये स्थित है, तो ये आपको सऊदी अरब में स्थित है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जो कि आपको बताना है, जो कि है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में है। और मैंने आपको बताया था कि देखिए जब ऐसे कथन वाले क्वेश्चन आ जाए थोड़ा आपको लंबा वाले, तो यहाँ से आपको याद रखिएगा कि यहाँ से जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में आपको डिटेल मालूम होना चाहिए, तभी आप इसमें छाड़ पाएंगे, अदरवाइज आप इसको हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि इसमें कौन सा कथन सही है, इनको लग सकता है कि सर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो ए सी डी है ये सही आंसर क्यों नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे मेंशन किया है कि मानवाधिकार आयोग में 10 सदस्य होते हैं, तो 10 सदस्य नहीं होते हैं, यहाँ पे 7 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली मुंबई में है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय नहीं है। इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी, जो कि आप सभी कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए। और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में नहीं है, ये दिल्ली में है, ठीक है। तो ऐसे आपको छांटना होता है, अगर आप इसे छांट पाते हैं तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें फंस जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, दोता बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, ये आपको बताना है। तो ये आपको नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। और जिसकी ऊंचाई है जो दादा मोटा की इसकी कितनी है, तो ये आपको 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो आपको विश्व धरोहर में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है वो आपको है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 2017 में ये शामिल किया गया था, जो कि आप सभी कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए। करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो आपको करो और मरो का नारा दिया गया था, ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ये नारा किसने दिया था, फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। ये करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने नारा दिया था। और जो इम्पोर्टेंट नारा है आपको ये मालूम होना चाहिए, बहुत सारे नारे होते हैं, तो आप उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। हमने बिहार डीएलएड के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं मैंने उसके बारे में डिटेल में बताया है। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए वायस जय हिंद।